अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिमिनोलॉजी पास्ट पेपर 2021। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिटिकली एनालाइज द बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलिटी। अगेन जो है ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसी थ्योरीज जो बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक और फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करती हैं कि वो एज अ क्रिमिनल बिहेवियर, जो हमने बारहा डिस्कस किया है। बहरहाल इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ जेनेटिक थ्योरीज हैं जो कि ये डिसाइड कर जो ये कहती हैं कि जेनेटिक ट्रेस जो हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर को शेप करती हैं। ठीक है, कुछ न्यूरोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं वो एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करती हैं बिहेवियर में, स्पेशली जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर में। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सोमैटिक थ्योरीज हैं, ये कहती हैं कि कुछ फिजिकल एंड बॉडी ट्रेट्स टाइप्स ऑफ जो है बॉडी टाइप्स हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं क्रिमिनल बिहेवियर को। इसमें लोम्ब्रोसो की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि क्रिमिनल्स आर बोर्न। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंथन द बायोलॉजिकल थ्योरीज, इसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल थ्योरीज को क्या चीज़ सपोर्ट करती है। इसमें कुछ एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं, कुछ रिसर्चेस से जो साबित हुए हैं। ठीक है, जो कि ये अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करती हैं कि पोटेंशियल जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल जो कोरिलेशंस है वो बिहेवियर को शेप करती हैं। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी इंसाइट्स हैं, कुछ वेरियस फील्ड्स को अगर हम देखें, जैसे जेनेटिक्स है, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंसिस, तो इसको इन सब का जो मिक्सअप है वो ये डिसाइड करता है क्रिमिनल बिहेवियर कैसे शेप होगा। ठीक है, फोकस ऑन प्रिवेंशन, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन जो है वो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज जो है उसको शेप करने में हमारी हेल्प करती हैं। यानी कि अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करें तो हम क्रिमिनल बिहेवियर के रिस्क को कम कर सकते हैं थ्रू ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है बायोलॉजिकल थ्योरीज पे। पहली तो रिडक्शनिज्म है जो उसके ऊपर क्रिटिक्स है। इसके रिडक्शनिज्म कहते हैं कि ये जो है ना रिड्यूसिंग कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर टू मोर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो एक डाइवर्स ह्यूमन बिहेवियर है उसको ये छोटे से बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर रिड्यूस कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बिहेवियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर्स। फिर डिटर्मिनिज्म है, ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल थ्योरीज जो है ये डिटर्मिनिस्टिक व्यू है। ठीक है, ये डिटरमाइन करती हैं, ये जो है ना वो कर देती हैं, लेबलाइज कर देती हैं कि बॉर्न क्रिमिनल्स है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं कि ये जो है वो स्टिग्मेटाइजेशन करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन करती हैं ये बायोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। फिर नेगलेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसमें इनके बायोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जो है वो निगलेक्ट करती हैं। हालांकि हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर इंक्लूडिंग क्रिमिनल बिहेवियर इनका बड़ा गहरा रोल होता है। ठीक है, कॉजुअलिटी इश्यूज़ हैं, दे एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट कॉज बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड क्राइम बिहेवियर इज़ वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम देखते हैं। इसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज हमने देखती हैं कि कौन कौन सी हैं, क्या वो एक्सप्लेन करती हैं और उसको किन चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डू यू क्लासीफाई क्रिमिनल बिहेवियर, व्हाट वुड बी द फोकस ऑफ टाइपोलॉजी। क्रिमिनल बिहेवियर की तारीफ करें और टाइपोलॉजी के बारे में बताएं। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर जो है उसको हम डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अगर हम टाइप्स के बाय टाइप अगर हम बात करें तो इसमें वायलेंट क्राइम्स आते हैं, ऐसे क्राइम्स जो कि थ्रेट करते हैं। ठीक है, थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स जिसमें होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्राइम्स आते हैं जैसे लाइक थेफ्ट, जिसमें प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी। वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, ये फाइनेंशियल गेन्स की किए जाते हैं। नॉन वायलेंट क्राइम्स होते हैं और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट्स में होते हैं। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स हैं, ये जो है ना ये सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, वो ये क्राइम्स हैं जस्ट लाइक ड्रग एडिक्शन। ठीक है, साइबर क्राइम्स हैं जिसपे टेक्नोलॉजी या इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्राइम की दूसरी टाइप्स होती हैं वो क्राइम की सिवियरिटी के हवाले से होती हैं। ठीक है, फिलोनीज हैं, ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और ये पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट्स यानी इम्प्रिजनमेंट के ज़रिए 1 साल या 2 साल या ज़्यादा या फिर डेथ कैप पनिशमेंट भी इसमें दी जा सकती है। ठीक है,
मिसडेमोनरीज होती हैं, ये लेस स्वेयर होती हैं, पनिशेबल होती हैं, लेकिन इसमें लेस पनिशमेंट होती है। जस्ट लाइक सम 1 ईयर, सम मंथ्स और फ्यू मंथ्स और 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स ETC। ठीक है, इन्फ्रैक्शंस होती हैं, ये माइनर वायोलेशंस होती हैं, ये टिपिकली ना इसको फाइन्स के ज़रिए पनिश किया जाता है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास होती हैं टाइप, जो क्रिमिनल इसकी क्राइम्स की टाइप्स हैं वो बाय मोटिवेशन। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल क्राइम्स होती हैं, ये कमिटेड फॉर स्पेसिफिक गोल्स को हासिल कर, जस्ट लाइक फाइनेंशियल गेन्स ETC। ठीक है, फिर इसमें एक्सप्रेसिव क्राइम्स होती हैं, ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज की वजह से होती हैं, जस्ट लाइक गुस्से में किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। ठीक है, फिर हम बाय मेथड्स ऑफ कमीशन, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स, गैंग्स, ग्रुप्स वगैरह के क्राइम्स होते हैं, ये अपनी एक्टिविटीज़ को इलीगल एक्टिविटीज़ को हासिल करने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं। ठीक है, टिपिकली स्पॉन्टेनियस एंड लेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लान्ड इसमें होता है। ठीक है, फिर इसकी अगली टाइप्स होती है वो होती है बेस्ड ऑन द सोसाइटल इम्पैक्ट्स, इसमें प्रीडेटरी क्राइम्स होते हैं, ये डायरेक्ट विक्टिम इसमें होता है। ठीक है, विक्टिम को डायरेक्ट नुकसान होता है, जैसे लाइक रॉबरी, सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, ये एक होती है विक्टिम लेस क्राइम्स, इसके अंदर कोई विक्टिम नहीं होता, इसका नुकसान भी क्रिमिनल को होता है, जैसे ड्रग यूज़ एंड गैम्बलिंग ETC। ठीक है, फिर हम जो है ना टाइपोलॉजी हमारे पास था इसमें, इसी क्वेश्चन में टाइपोलॉजी इन क्रिमिनोलॉजी रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर, जब क्राइम बिहेवियर को, क्रिमिनल्स को क्राइम बिहेवियर को क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं टाइपोलॉजी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो सिवरल की पॉइंट्स हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल बिहेवियर, इसको क्लासीफाई किया जाता है ताकि बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी किया जा सके। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट रिस्क फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए टाइपोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, डेवलपिंग प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करने के लिए भी हमें क्राइम और क्रिमिनल्स की टाइप्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इनहैंसिंग क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, इससे टाइपोलॉजी जो एक अच्छा टूल है हमारे पास क्रिमिनल प्रोफाइलिंग को इन्हेंस करने का और डेवलप करने का। ठीक है, फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, जब आपके पास क्राइम की ज़्यादा टाइप्स के होता है आपको पास डेटा, तो आप इसको बेहतर तौर पे जो है वो स्टडी कर सकते हो और बेहतर तौर पे इसको लेके चल सकते हो। क्रिएटिंग एंड कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइपोलॉजी जो है ना एक स्टैंडर्डाइजेशन वोकेबलरी बना देती है क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर के हवाले से। ठीक है, जो क्रिमिनल बिहेवियर की टाइपोलॉजी हमने पढ़ी, उनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, टाइपोलॉजी की अहमियत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब वेरियस प्रोसीजर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है अपने पास पेपर्स में, अपने आउटलाइन में भी। ठीक है, इसमें जो है ना वो हम इसको ओवरऑल देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोसीजर, पाकिस्तान के क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीजर्स में क्या है, प्रोसीजर क्या है उसका। फाइलिंग ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहले FIR फाइल की जाती है। ठीक है, ये जो है ना वो अलीग्ड ऑफेंस ऑफ इनिशिएटिव जो इन्वेस्टिगेशन है उसको होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है। फिर चार्जशीट फाइल की जाती है, जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है वो चार्जशीट या चालान जिसको आप कहते हो कोर्ट में सबमिट करवाया जाता है। अराइनमेंट की जाती है, दिस कॉज इज ब्रॉट अक्यूज्ड इज ब्रॉट बिफोर द केस, यहाँ पे जो यानी ट्रायल चलते हैं। फिर ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है TC, और फिर जो है जजमेंट्स होती हैं और कोर्ट फैसला सुनाती है। ठीक है, फिर अपील प्रोसेस भी एक चलता है। ऑफेंडर्स जो है क्रिमिनल, वो केस को दोबारा से उसकी अपील कर सकता है कि उसको दोबारा से रीट्रायल किया जाए। अब देखते हैं पाकिस्तान में जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स को किन प्रॉब्लम्स का सामना है। डिले इन जस्टिस है, क्रिमिनल जो कोर्ट्स है पाकिस्तान में, उनमें साल ब साल केसेस चलते रहते हैं और डिले पे डिले होते जाते हैं। ठीक है, बैकलॉग ऑफ केसेस है, केसेस जो है ना वो ओवरलैम्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं उसमें
कोर्ट्स में, और उनमें से ज़्यादातर जो है ना वो अभी तक ट्रायल में है। ठीक है, करप्शन एंड वाइब्रेट, पाकिस्तान में करप्शन, जुडिशल सिस्टम में करप्शन बहुत ज़्यादा है, खा वो पुलिस एजेंसीज हों या कोर्ट्स हों। ठीक है, लेक ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन है, ऑफेंडर्स के पास लीगल रिप्रेजेंटेशन की कमी होती है ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, कोर्ट स्टाफ की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, जजेस की भी कमी है, इसी वजह से जो है ना वो डिले हो जाते हैं। विटनेस इंटीमेशन एंड कोर्सेशन, पाकिस्तान में जो विटनेस है ना क्रिमिनल केसेस में, वो बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, इसी वजह से ज़्यादातर विटनेसेस जो होते हैं वो गवाही देने को तैयार ही नहीं होते। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में। ठीक है, अनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ को पूरी तरह से जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, लोग उसमें लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, विक्टिम राइट्स एंड कंपनसेशन, विक्टिम्स को जो है ना वो अपने जस्टिस प्रोसेस के अंदर जो है ना उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना क्रिमिनल कोर्ट्स का हमने, क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस सिस्टम का हमने प्रोसीजर देखा और उसकी कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन जुवेनाइल प्रोबेशन, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन सर्विस। जुवेनाइल प्रोबेशन क्या होती है? जिस तरह अडल्ट प्रोबेशन होती है, तो जुवेनाइल प्रोबेशन होती है जब जुवेनाइल्स को अंडर सुपरविजन कम्युनिटी में जो है ना वो रहने की इजाज़त दे दी जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें क्यों दी जाती है, तो उसमें इसके जो मकसद हो सकते हैं वो अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, स्कूल को अटेंड करना, पार्टिसिपेटिंग काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, उसमें ज़रूर जाना, ये इसके आप इसको शराइत भी कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग कम्युनिटी सर्विसेज, उसमें जो आपको अवर्स दिए गए हैं उसको करना, मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर एज आपकी इतनी अप्रोप्रिएट हो तो आपको जो है ना वो ये है कि आपको अपनी जो है ना एम्प्लॉयमेंट को भी लेके चलना पड़ेगा। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जब किसी को प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है तो कहा जाता है कि आपने इनसे कांटेक्ट नहीं करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन सर्विसेज में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? इसमें प्रोबेशन डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशल जुवेनाइल प्रोबेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं स्पेशल और सुपरवाइज करते हैं जिन जुवेनाइल्स को प्रोबेशन पे रिहा किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं, ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि जुवेनाइल्स को सुपरवाइज करती हैं। ठीक है, जुडिशल सिस्टम है, इसमें जुवेनाइल प्रोबेशन ऑपरेट्स विद इन द ब्रॉडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंडर ही जो प्रोबेशन इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, कुछ कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जस्ट लाइक प्रोबेशन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जस्ट लाइक स्कूल, सोशल सर्विसेज के साथ ये कम्युनिकेट करके उनके साथ कोलैबोरेट करके प्रोबेशन प्रोग्राम्स को चलाती हैं। ठीक है, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन सर्विस, इसमें कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हैं जो कि जुवेनाइल प्रोबेशन सर्विस को प्रोवाइड की जाती है। इसमें असेसमेंट एंड इनटेक है। ठीक है, प्रोबेशन पे जो जुवेनाइल्स होते हैं उनके असेसमेंट असेस किया जाता है, उनको वैल्यूएट किया जाता है, उनकी नीड्स को, रिस्क को, स्ट्रेंथ्स को, etc। ठीक है, सुपरविजन है, उनको रेगुलर चेक इन में रखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है रेगुलरली। ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज है, प्रोबेशन सर्विसेज जो है ना वो काउंसलिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग और इस तरह के दूसरे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, केस मैनेजमेंट है, इसमें इसका एक रोल, ये केसेस को मैनेज करते हैं, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करते हैं, जो रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग करते हैं वायलेशन की एंड ETC कम्युनिटी रिसोर्सेज की। ठीक है, फिर वायलेशन रिस्पॉन्सेज है, अगर जुवेनाइल जो है वो वायलेट करता है जो कंडीशंस उसको बताई गई हैं उसको, तो फिर उसके ऊपर जो है ना एक्शन लिया जाता है प्रोबेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से। डाटा कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन की जाती है, आउटकम्स जो जुवेनाइल प्रोबेशन है उसके आउटकम्स को वैल्यूएट किया जाता है कि क्या हमारे पास उसके रिजल्ट आए हैं। ठीक है, तो ये जुवेनाइल प्रोबेशन के हवाले से हमने, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हमने उसके जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर रोल को देखा और देखा कि वो जुवेनाइल प्रोबेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल टेक्निक्स ऑफ इंटेरोगेशन, हाउ फॉर डू दीज टेक्निक्स हैव द पोटेंशियल टू क्लियर एन अक्यूज्ड। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इंटेरोगेशन या जो इन्वेस्टिगेशन है उसके प्रिंसिपल्स। तो इसके प्रिंसिपल्स वही हैं, लीगल एथिकल कंसिडरेशंस है कुछ, जस्ट लाइक कि आप अक्यूज़ को जो है वो मार नहीं सकती हो फिज़िकली। ठीक है, उनके राइट्स, लीगल एंड एथिकल राइट्स का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, फिर बिल्डिंग रिपोर्ट्स हैं, जो भी आप इंटेरोगेट कर रहे हो
उसकी एक रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट तैयार करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन है, इफेक्टिव इंटेरोगेशन रिक्वायर्स थॉरो प्रिपरेशन। जो इंटेरोगेशन है इफेक्टिव है ना, उसको शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, केस डिटेल्स देखना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ETC, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग है। जो इंटेरोगेटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ वर्बल लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं करते, उनको नॉन वर्बल क्यूज़ की तरफ भी देखना पड़ता है, जस्ट लाइक बॉडी लैंग्वेज ETC। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंटेरोगेशन प्रोसेस जो है ना वो अडाप्टेबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए उनके लिए जो इंटेरोगेट हो रहे हैं, ठीक है। फोकस ऑन ट्रुथ सीकिंग, इसका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि आपने ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन बाहर लेके आनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं। कॉग्निटिव इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल को इवेंट्स को रिकॉल करने के लिए कहा जाता है, प्रोवाइडिंग अ नॉन थ्रेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, एक फॉर्मल सा नॉन थ्रेटिंग इन्वायरमेंट कॉज करके, ठीक है। रेट टेक्निक्स होती है, इंटेरोगेशन की एक रेट टेक्निक जो है ना ये बड़ी होती है, इफेक्टिव टेक्निक रही है। इसमें जो जो चीज़ें होती हैं, द इनिशियल इंटरव्यू टू असेस द सब्जेक्ट्स, पहले इंटरव्यू किया जाता है, फिर इंटेरोगेशन फेज़ शुरू होती है, ठीक है। इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास एक है पीस मॉडल, एन एथिकल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल इंटरोगेशन मेथड को ना रिप्लेस करने के लिए एक मॉडर्न टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम पीस मॉडल कहते हैं। इसमें इसकी अगर हम बात करें तो इसमें है प्रिपरेशन, प्लानिंग, इंगेज एंड एक्सप्लेन, अकाउंट, एक्सप्लोयर एंड इवेलुएट, ठीक है। ये मॉडल ये कहता है कि आपको रिपोर्ट बिल्डिंग और ओपन क्वेश्चनिंग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कन्फ्रोंटेंशियल टेक्निक्स है, इसमें इंटेरोगेटर्स जो है ना वो कुछ वो कन्फ्रोंटेंशियल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये एविडेंस को प्रेजेंट करते हैं और फिर जो है ना सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट करते हैं, यानी एविडेंस को पहले इंटरव्यू से पहले उनके सामने रखते हैं। फिर बिहेवियर एनालिसिस है, कुछ बिहेवियर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जैसे उसके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच पैटर्न्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल टू क्लियर एंड अक्यूज्ड, यानी कि किस हद तक ये इफेक्टिव है इंटेरोगेशन टेक्निक्स एक अक्यूज्ड को देख पकड़ने के लिए, ठीक है। एलिसिटी रिलायबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेल कंडक्टेड जो इंटेरोगेशंस हैं वो रिलायबल इंफॉर्मेशन की तरफ लीड कर सकती हैं, ठीक है। उसके ज़रिए हमें ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर वो वेल कंडक्टेड हो, ठीक है। अवॉइडिंग फॉल्स कन्फेशंस, तो फॉल कन्फेशन का जिसका ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टेक्निक्स इस तरह की यूज़ की जाती हैं जो कि डिटेक्ट कर सकें कि आया कि इंटरव्यू जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ कोलैबोरेटिव अप्रोच है, टेक्निक्स लाइक कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग एंड पीस मॉडल, ये जो कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है, ताकि ये चांसेस होता है कि वो ज़्यादा ट्रूथफुल स्टोरी आपको बता सकेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रैपर्ट, बिल्डिंग रैपर्ट कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट, ठीक है, उसको करने के लिए ज़रूरी है। फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें इसको भी हम देख सकते हैं, द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एन इंटेरोगेशन कैन लीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेशन उसके बाद अगली इन्वेस्टिगेशन उससे निकलती जाती है, ठीक है। तो ये इंटेरोगेशन की कुछ हमने हवाले से टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपोल एंड इंटरपोल, हाउ डज यूरोपोल असिस्ट मेंबर स्टेट्स इन इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल टेररिस्ट नेटवर्क्स इन यूरोप। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि इंटरपोल है तो वो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप जो है ना यूरोपियन यूनियन एजेंसी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट कॉपरेशन है। ये जो है ना 1999 में बना था और इंटरपोल 1923 में बना था, ठीक है। जो यूरोपोल है इसके 27 मेंबर्स हैं और इंटरपोल में 195 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये जो है ना वो सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स जो कि विद इन यूरोपियन यूनियन होते हैं उसको टारगेट करता है, जबकि इंटरपोल जो है ये इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन को टारगेट करता है, ठीक है। तो हम जो है ना हमारे पास देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि ये यूरोपोल कैसे मेंबर स्टेट्स को इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करता है। इसमें भी सेम है जैसे इंटरपोल काम करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये मेंबर्स एक दूसरे से इंटेलिजेंस नेटवर्क शेयर करते हैं, ऑपरेशनल सपोर्ट्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक टारगेट टेररिस्ट नेटवर्क्स को टारगेट करने के लिए एक दूसरे को ऑपरेशनली सपोर्ट करते हैं इसके यूरोपोल के मेंबर्स, ठीक है। एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग है, यूरोपोल जो है ना वो डिटेल्ड एनालिसिस कंडक्ट करता है थ्रेट्स का और ट्रेंड्स का विद इन द यूरोप, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, अपने मेंबर कंट्रीज़ को ट्रेनिंग एंड उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करता है,
ठीक है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, यूरोपोल की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, यानी ये जो टीम्स है सारे ग्रुप मेंबर कंट्रीज से मिलके एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। ठीक है। फिर सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, ये कम्युनिकेशन चैनल्स को स्कोर करता है यूरोपोल जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ठीक है। पार्टनरशिप विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल यूरोपोल जो है ये डिफरेंट इंक्लूडिंग इंटरपोल और कुछ दूसरी जस्ट लाइक साइबर सिक्योरिटी, यूरोपियन यूनियन एजेंसी ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके भी काम करता है। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स विद इन द यूरोप, ये टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन के हवाले से जो है ना वो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाता है। तो अगर हम समरी में बात करें तो जो यूरोपोल इंटरपोल है ये दोनों ही इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और दोनों का ऑलमोस्ट काम करने का टारगेटेड एरियाज और टेक्निक सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेवरल स्पेसिफिक लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज फॉल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, डिस्कस एनी फोर स्ट्रेटजी। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग की स्ट्रेटजिक जो है उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करें। तो इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग क्या होती है? ये इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर लॉ इन्फोर्समेंट दैट एम्फसाइज द यूज़ ऑफ डेटा एंड इंटेलिजेंस एनालिसिस ऑफ टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए और डाटा को कलेक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस टेक्निक्स को यूज़ करती है। ठीक है। इसकी हम अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो इसमें क्राइम मैपिंग एंड एनालिसिस है। क्राइम मैपिंग होती है द यूज़ ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू विजुअलाइज एंड एनालाइज द क्राइम डाटा। क्राइम डाटा को स्टडी करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम जब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं ये क्राइम मैपिंग है। ठीक है। इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये डाटा कलेक्शन में इम्प्लीमेंट होती है। डाटा कलेक्ट अगर आपने करना हो, रिपोर्ट्स बनानी हो, अरेस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह देखनी हो, ठीक है, इसमें मैपिंग टूल्स जो है वो GIS सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। ठीक है। टारगेटेड पेट्रोल्स होते हैं, इसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन वो टारगेट पेट्रोल है, यानी पेट्रोलिंग में इसका जो टारगेट है वो पेट्रोलिंग होता है। ठीक है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये रिसोर्सेज जो है उसको करती है एलोकेशन बाय डायरेक्ट पेट्रोल्स एरियाज। ठीक है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल कनेक्शंस बिटवीन क्राइम्स एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राइम बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। प्रेडिक्टिव दूसरी जो है हमारे पास वो है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग यूटिलाइज द स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स और हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके ये प्रिडिक्ट करती है कि वेयर एंड व्हेन क्राइम्स आर लाइकली टू अकर, कि कहाँ पे हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन डाटा एनालिसिस में होती है, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं कुछ इसमें होते हैं, यूज़ होते हैं, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह यूज़ करती हैं। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है प्रिवेंटिव एक्शंस में। ठीक है। जहाँ पे आपने क्राइम को होने से पहले प्रिवेंट करना हो। ठीक है। जैसे आपको जो है ना वो एक हो के एक आपके पास हो क्या उसको कहती है प्रेडिक्शन हो कि कहीं पे बम धमाका होगा। ठीक है। तो उसको वो इसके बेनिफिट्स ये है कि ये हमें पुलिस ऑपरेशंस को मोर एफिशिएंट बनाती है कि वो रिस्क ऑफ क्राइम को कम कर सके। ठीक है। अगर नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन जो है ना specific crimes focuses on specific types of crimes, individuals and organizations based on intelligence targeting ये यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ क्राइम या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जब आप टारगेट करते हो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, तो उसको कहते हैं टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस है। ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, कलेक्ट इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ऑपरेशन प्लानिंग है, इसमें ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस प्लान, टारगेटेड ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं अंडर कवर वर्क के ज़रिए। ठीक है। इसमें इंटरजेंसी कोलैबोरेशंस है, कोलैबोरेट विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में को कोलैबोरेट करके। इसके बेनिफिट्स जो है ना ये लॉ इन्फोर्समेंट के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करती है और रिड्यूस क्राइम बाय डिस्टर्बिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स से को रिड्यूस करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी पॉलिसिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये एक टेक्निक है। कम्युनिटी पॉलिसिंग जो है ना ये इन्वॉल्व्स आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप विद लॉ इन्फोर्समेंट एंड द कम्युनिटी। ठीक है। ये जो होती है ना इसमें इंटेलिजेंस इस तरह से यूज़ की जाती है कि कम्युनिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान एक इंटरेक्शन डेवलप किया जा सके। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स में होते हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है। जो कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इंटेलिजेंसली इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती हैं। फीडबैक लूप्स होते हैं। ये कम्युनिटी के सबसे कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना इसका ये का फैसला होता है कि आप जो है ना वो कम्युनिटी कंसर्न्स और ट्रेंड्स को
ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो ये कम्युनिटी इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग के हवाले से हमारे पास स्ट्रेटजीज थी जो पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? इसमें जो है ना वो ट्रेड बेस्ड मनी लैंग्वेज इज अ मेथड लॉन्ड्रिंग इलिसिट प्रोसीड्स थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस। ट्रेड ट्रांजैक्शन के जरिए जब मनी को लॉन्डर करते हैं लोग, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। ओवर इनवॉइसिंग होती है, क्रिमिनल्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स, ट्रांजैक्शंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस में बढ़ा देते हैं। एक इनवॉइस है 1 मिलियन की, आपने गुड लिखी है, ख़रीदी है, तो उसकी जो इनवॉइस है वो $5,000 का बना दें। ठीक है, तो अब अंडर वॉइसिंग होती है, या तो फिर लोअर प्राइसेस जो है ना वो गोल्ड उसको एक्सपोर्ट किया जाता है लो प्राइस पे, यानी कि उसकी प्राइस लो होती है, जो ज़्यादा होती है उसको लो प्राइस पे वो किया जाता है। ठीक है, इसमें फिर फैंटम शिपिंग होती है, गुड्स दैट डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट आर रिपोर्टेड इन ट्रेड ट्रांजैक्शन, यानी कि फेक डॉक्यूमेंटेशन कर दी जाती है, वो एक्सपोर्ट नहीं होती रियल में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, मल्टीपल इन्वॉइसिंग कर जाती है। सिंगल शिपमेंट इज़ इन्वॉइस्ड मल्टीपल टाइम्स। एक चीज़ एक दफ़ा एक्सपोर्ट हुई है तो उसको बार बार ही मल्टीपली उसको डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है कि एक्सपोर्ट हुई है। ठीक है, फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मे बी इम्प्रेजेंटेड इन टर्म्स देयर टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को जब आप गलत तरीके से, फॉर एग्जांपल जो है ना वो टेक्सटाइल की शिपमेंट के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रख के बेच दें। ठीक है, अगर हम ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की एग्जांपल्स देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है। ठीक है, स्मार्टफोन्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लॉन्डर करना। ठीक है, दूसरी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है ना वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ज़रिए एक जगह से शिपमेंट से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के इन्वॉइसेस जो हैं उनको लॉन्डर करना, यानी कि एक प्रोजेक्ट में जो है ना वो मार्केट रेट से ज़्यादा हाई प्राइस लिख देना, तो उसको हम कहते हैं कि ये है। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास है, डू क्रिप्टो करेंसीज है वह हाई मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क। क्या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क मौजूद है? तो क्रिप्टो करेंसीज जो है ना ये अगर हम देखें तो इमर्ज एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इन द फाइनेंशियल लैंडस्केप के हवाले से क्रिप्टो करेंसीज से आप वाकिफ़ ही होंगे कि अल्टरनेटिव के तौर पे वो इंट्रोड्यूस हुई है। अब देखते हैं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क कितना ज़्यादा है। Pseudomity है, cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum are designed to offer a level of anonymity users। ठीक है, इनको ऑफर की जाती है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। While transactions are recorded on a public ledger, the identities of the individual behind the wallet addresses are not directly tied to their real world identification। मे बी जो आपका यूज़र है उसकी रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी कुछ और हो और बिहाइंड द वॉलेट जो वो आपको दिखा रहा है अपनी आइडेंटिटी वो कोई और हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइज होती है। नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होती है, मतलब कि इनकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो उनको देख रही हो, उनकी ट्रांजैक्शंस को देख रही हो। जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी उनकी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर ही नहीं करेगी तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये जो है ना रिसीव और फंड्स होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये थ्रू अ लीगल प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो ये भी रिस्क को मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को बढ़ा सकता है। यूज़ ऑफ मिक्सिंग सर्विसेज, ठीक है, मिक्सिंग सर्विसेज को यूज़ करते हैं, इस वजह से भी मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बन सकता है। लेक ऑफ रेगुलरली ओवरसाइट, क्योंकि इसको कोई एक रेगुलर बॉडी ओवर थ्रो नहीं कर रही, इसको मॉनिटर नहीं कर रही, तो इसमें जो है ना वो रेगुलरिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सिल्क रोड है, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस थी जो कि इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज को बिटकॉइंस में सेल एंड परचेज करती थी। प्लस टोकन थी, प्लस टोकन जो है ना एक क्रिप्टो करेंसी थी जो कि पोंजी स्कीम के नाम से हुई थी, और ये ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स को $2 बिलियन का फ्रॉड, $2 बिलियन का फ्रॉड इसने किया है। रैंसोवेयर पेमेंट्स थी, रैंसोवेयर जो है ना अटैक्स, ये पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसीज को इंश्योर करने के लिए जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से था हमारे पास क्वेश्चन। दैट वाज ऑल अबाउट द दिस पेपर।